फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ डेफिनीशन इकोनॉमिक्स क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डेफिनीशन की सहायता से इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में समय में क्या परिवर्तन हुए हैं, समय के साथ क्या चेंजेस आए हैं, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि परिभाषाओं का जो डेवलपमेंट रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डेफिनीशंस जो रही हैं, उनका नॉलेज आपके लिए होना आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर में चेंजेस हुए हैं समय के साथ इकोनॉमिक्स के, वो आपको आसानी से समझ में आता है। इसलिए हम लोग आज डेफिनीशंस की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक सब्जेक्ट होने की वजह से इसको हम अनफिनिश्ड साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। अनफिनिश्ड साइंस होने का मतलब ये है कि इसके सब्जेक्ट मैटर में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इसको किसी निश्चित सीमा के भीतर रखना क्या है, एक कठिन कार्य है। फिर भी जो डेवलपमेंट रहा है परिभाषाओं का, उनको स्टडी करने के लिए हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन का है। दूसरा वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस की बात हम लोग करेंगे। स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन जो डेवलप की गई उसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। और आखिर में हम लोग ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशंस जो इकोनॉमिक्स की है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन was given by Professor Adam Smith. The Professor Adam Smith is also known as the father of economics. Father of economics कहने का मतलब ये है कि बिफोर हिम, इनसे पहले इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में डेवलप नहीं हुआ था। कि इन 1776 he wrote a book whose name is Wealth of Nation, और इस बुक से ही इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश होता है, और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और इनको पायनियर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने अपनी बुक में जो कि वेल्थ ऑफ नेशन है उसमें उन्होंने बहुत सीधा सा कहा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू इंक्रीज द फिजिकल वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि किसी राष्ट्र की भौतिक संपत्ति में कैसे वृद्धि किया जाए, उन सभी कारणों की जांच करना कि एक देश अपनी भौतिक संपत्ति में कैसे वृद्धि कर सकता है, ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। और अर्थशास्त्र का संबंध केवल धन से है, इसीलिए इसको साइंस ऑफ वेल्थ कहा। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इन्होंने एक इकोनॉमिक मैन की कल्पना की, इकोनॉमिक मैन whose every efforts is directed towards the generation of wealth। मतलब उसका जो भी एफर्ट है, जो भी कार्य वो कर रहा है, उसके पीछे एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेशन ऑफ वेल्थ। ये जो डेफिनेशन दी गई एडम स्मिथ के द्वारा, दैट वाज सपोर्टेड बाय J.S. मिल, J.B. से, प्रोफेसर सीनियर। दीज ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट और ऑल्सो नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इनको हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इनको हम कहते हैं। इस परिभाषा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी, जिसकी वजह से नई परिभाषाएं डेवलप हुई, कि इन्होंने वेल्थ इज़ ट्रीटेड एज मीन, धन को इन्होंने क्या मान लिया? साध्य। मतलब हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? धन अर्जित करना। जबकि वास्तव में धन क्या है? धन तो एक साधन है। धन क्या है? एक साधन है, और इस साधन से या इस रिसोर्सेज से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी संतुष्टि चाहता है। इसलिए ये मान लेना कि धन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसलिए इस परिभाषा की खूब आलोचना की जाती है।
याद रखिएगा ये डेफिनीशन 1776 में दिया गया था। उस समय की वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी थी, क्यों इस तरह की डेफिनीशन उन्होंने दी थी 1776 में, इस पर हम लोग अलग से बाद में चर्चा कर लेंगे जब एडम स्मिथ की थोड़ी सी जो बायोग्राफी है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस परिभाषा की खूब आलोचना हुई, लेकिन लगभग 100 साल बाद हम कह सकते हैं एक नई डेफिनीशन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप की 1890 में। ध्यान दीजिएगा, पहली डेफिनीशन आई थी 1776 में। अब अगली जो डेफिनीशन, दूसरी कैटेगरी की जो डेफिनीशन डेवलप हो रही है, दैट वाज इन 1890। ये अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा दी गई और उनकी जो पुस्तक जिसमें उन्होंने इस डेफिनीशन को दिया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये डेफिनीशन दी है। इसमें उन्होंने क्या कहा, ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बार पूछा गया है कि भौतिक कल्याण या मटेरियल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मटेरियल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया था। उनकी डेफिनीशन को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ही सेड इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब ये मनुष्य की साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है जो कि समाज में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाज में रहते हैं, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। वह व्यक्ति जो समाज में रहता है उनकी साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है जो कि अपनी भौतिक संतुष्टि के लिए आर्थिक क्रियाओं को करता है। ये एक परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, केवल मटेरियल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी होते हैं जिनसे भी हमारा जो वेलफेयर है वो बढ़ता है, जिनको हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं आप, इंजीनियर की सर्विसेज ले रहे हैं, टीचिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। ये क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनसे लोगों का कल्याण होता है, लोगों का वेलफेयर बढ़ता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात की, नॉन मटेरियल वेलफेयर की बात नहीं की। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट आप कह सकते हैं किसका है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का। ओके, इसके अलावा उन्होंने व्यावसायिक क्रियाओं को साधारण और असाधारण में बांट दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब जो साधारण व्यावसायिक क्रियाएं हैं केवल उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। इसका मतलब कुछ व्यावसायिक क्रियाएं असाधारण भी हैं जिनको इनकी परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह का जो डिवीज़न है ये थोड़ा सा सही नहीं है, अनुचित है, जिसकी वजह से इनकी आलोचना की जाती है। एक और चीज़ को लेकर के इनकी आलोचना की जाती है कि ही इज़ ओनली कंसर्न विद द सोशल मैन। ऐसे आदमी जो कि समाज में रहते हैं, केवल उन्हीं को अपनी परिभाषा में शामिल किया है, केवल उन्हीं को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में मान्यता दी है। लेकिन व्यक्ति केवल समाज में ही नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उससे बाहर रख देंगे? तो इन कुछ ग्राउंड पे अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है उसकी आलोचना की जाती है। ओके, इसको देखते हुए उनके शिष्य AC पीगू ने, ये ध्यान दीजिएगा, AC पीगू क्या थे, अल्फ्रेड मार्शल के शिष्य थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 में, और इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनीशन है उसको थोड़ा सा बेहतर करने का कोशिश किया है। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको मटेरियल वेलफेयर की जगह किससे कनेक्ट किया, इकोनॉमिक वेलफेयर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, मतलब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू स्टडी द इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की स्टडी करना अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। मतलब इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर
विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ मनी। अगेन देखिएगा, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों की ही बात कर रहे हैं, और समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो भी वेलफेयर हो रहा है वो उसी वेलफेयर को मेज़र करने की बात कर रहे हैं जिसको मनी के टर्म में हम मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इससे भी रिलेटेड कई बार कंपटीशन में क्वेरी आती है कि इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और इस पर हम कई बार गलत कर जाते हैं। क्योंकि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन की जब भी बात की जाती है तो हमारे दिमाग में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, और वो कौन है, वो है मार्शल। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मार्शल ने जिस वेलफेयर की बात की थी वो थी मटेरियल वेलफेयर, पीगू जिस वेलफेयर की बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉन मटेरियल थिंग्स को मार्शल ने छोड़ दिया था, नॉन मटेरियल थिंग्स पीगू की डेफिनेशन में क्या है, इंक्लूड हो चुका है। इसका मतलब जो सर्विसेज हैं वो भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन एक और गलती इनके द्वारा की गई, इसी पीयू के डेफिनेशन में एक बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने वेलफेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक इकोनॉमिक वेलफेयर अगर बोल रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा। तो वेलफेयर को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर में डिवाइड करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी खूब आलोचना की जाती है। इम्पॉसिबल है इसलिए आप देखिए, अगर हम ये मान लें नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि क्या है, दीज आर द नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, ये नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर क्रिएट करेंगे, इनसे लोगों का वेलफेयर होगा ही नहीं, और जब इनसे लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है तो फिर इसे हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी क्रियाएं भी समाज में होती हैं, तो क्या इन क्रियाओं का हम अध्ययन इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे? तो ये एक समस्या थी पीगू के डेफिनेशन में। एक और चीज़, इन्होंने केवल मनी की बात की है, ऐसी क्रियाएं जिनको हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इन्होंने अपने डेफिनेशन में स्थान दिया है। और इस तरह से ऐसी एक्टिविटी जो कि गुड्स के बदले गुड्स दे करके की जाती है, जैसे ऐसा एक्सचेंज जिसको हम गुड्स के बदले गुड्स से करते हैं, जिसको हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं या बार्टर इकॉनमी कहते हैं, उसको वो भी क्या हो गया, इनके डेफिनेशन से बाहर हो गया। और इसलिए बार्टर इकॉनमी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं हैं इनकी परिभाषा के हिसाब से, और इसलिए पीगू की डेफिनेशन की भी भारी आलोचना की जाती है। इसको देखते हुए जो तीसरी जो डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन रहा है, जिसको हम स्कैरसिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं, बेसिकली that was given by the Leonard Robbins। प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था। ही वॉज द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। ध्यान दीजिएगा, 1890 में मार्शल की डेफिनेशन आई, 1890 में मार्शल की डेफिनेशन आई, 1920 में पीयू की डेफिनेशन आई, एंड देन 1932 में रॉबिन्स ने एक नई डेफिनेशन इस्टेब्लिश की जिसको हम स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन कहते हैं। इन्होंने बेसिकली जो अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा थी उसके हर एक वर्ड पर एग्जाम्पल के साथ अटैक किया है, और मार्शल की जो डेफिनेशन है उसको सिरे से खारिज करते हुए इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन जो कि पहले से काफ़ी बेहतर है उसको डेवलप किया है। क्या है वो? तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ही एस्टैब्लिश इकोनॉमिक्स एज ह्यूमन साइंस नॉट सोशल साइंस। इससे पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे, चाहे वो मार्शल हो चाहे पीगू हो, उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन है, मतलब जो व्यक्ति समाज में रहते हैं केवल उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस का मतलब क्या है कि
कि ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है, या यूँ कह लीजिए इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। अब वो मानव समाज में रह रहा है या समाज से बाहर रह रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो चॉइस से है। चॉइस से क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं या हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं, हमारे जो डिज़ायर हैं वो बहुत सारे हैं, और उन बहुत सारे इच्छाओं को, बहुत सारे डिज़ायर को हम स्केयर रिसोर्सेज के थ्रू पूरा नहीं कर सकते हैं। इन कंपैरिजन विथ डिमांड रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर, और इस वजह से हमारे पास एक समस्या आती है चॉइस की, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक्स का क्या है? बेसिक सब्जेक्ट मैटर है। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बिहेवियर जैसे ही कहा सोशल साइंस से बाहर हो गया ये। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंट्स, एक वर्ड यूज़ किया है इंट्स। इंट्स का मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, या एम कह लीजिए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। कैसे पूरा करेंगे? तो कहा कि स्केयर मीन्स का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। रिसोर्सेज के साथ एक समस्या ये है कि विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। जो रिसोर्सेज हैं उसके एक नहीं कई इस्तेमाल हैं। ऑल्टरनेटिव यूज़ है मतलब हमारी इच्छाएं मान लीजिए 1 2 3 4, देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स आई हैव। तो हमारे पास जो रिसोर्स है, मान लीजिए वी हैव 1000 रुपीज़, जो कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में लिया था। तो ये 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? दिस इज़ व्हाट मीन्स, या यूँ कह लीजिए दिस इज़ रिसोर्सेज। और इसके अल्टरनेटिव यूज़ क्यों हैं? क्योंकि इस 1000 को हम पहली इच्छा पे, दूसरी, तीसरी और चौथी किसी भी वांट्स पे यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट 1000 रुपीज़ हैज़ अल्टरनेटिव यूज़। और इसलिए इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। और इसी वजह से रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से क्या किया? कोरिलेट किया। नो डाउट ये जो डेफिनीशन है उसकी वजह से जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का वो क्या हो गया? काफ़ी वाइड हो गया। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत बड़ा हो गया और हर एक व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। लेकिन इनकी परिभाषा में एक दिक्कत ये है कि इन्होंने रिसोर्सेज को कांस्टेंट मान लिया, और रिसोर्सेज को कांस्टेंट मानने की वजह से इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? स्टैटिक मानी जाती है। ठीक, स्टैटिक डेफिनेशन की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं और इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात, इन्होंने अपनी परिभाषा में इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में इस्टेब्लिश किया है। पॉजिटिव साइंस का मतलब व्हाट इज़ की बात करते हैं, जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से। नॉर्मेटिव साइंस के रूप में इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस्टेब्लिश नहीं किया है। नॉर्मेटिव साइंस क्या कहता है? व्हाट शुड बी की बात की जाती है, क्या होना चाहिए इसकी बात की जाती है, तो हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। क्या है अगर उसकी स्टडी करते हैं तो वो पॉजिटिव साइंस कहलाता है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के रूप में इस्टेब्लिश किया, न कि नॉर्मेटिव साइंस के रूप में। तो अभी तक की डेफिनेशन से इनकी डेफिनेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी जो डेफिनेशन है बाकी डेफिनेशन से काफ़ी बेहतर है। सब्जेक्ट मैटर भी काफ़ी बड़ा हो गया है। एक कमी ये है कि इन्होंने पॉजिटिव साइंस को ही कंसीडर किया, और दूसरा रिसोर्सेज को स्केयर मान करके, रिसोर्सेज तो स्केयर हैं ही, रिसोर्सेज को फिक्स मान करके अपनी डेफिनेशन को डेवलप करने की वजह से इनकी डेफिनेशन स्टैटिक हो जाती है। ये एक समस्या है। इस समस्या को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दूर किया और एक नया डेफिनेशन डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। ओके, प्रोफेसर सैमुअल्सन वाज द नोबेल प्राइज़ विनर इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1970। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है। इससे पहले जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं, बुक्स का नाम, कब वो बुक्स पब्लिश हुई, इनके बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है। कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स का नाम और उनका ईयर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने
जो लियोनेल रॉबिन्स की परिभाषा में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली चीज़ कि उन्होंने रॉबिन्स की डेफिनेशन को क्या किया, सपोर्ट किया, यस दिस डेफिनेशन इज़ सो मच करेक्ट, बट इनकी डेफिनेशन जो कि स्टैटिक थी उसको सैमुअल्सन ने क्या किया, डायनामिक में कन्वर्ट किया और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात की। कैसे, तो उनकी परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए मैन एंड सोसाइटी दोनों की बात कर रहे हैं। मैन का मतलब ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सोसाइटी का मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति का भी अध्ययन है और समाज का भी अध्ययन है। ठीक है, तो रॉबिन्स की परिभाषा में जो दिक्कत थी कि वो केवल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे थे, सोशल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे थे। सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में सोशल बिहेवियर को भी जगह दी है। चूज विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ऐसी क्रियाएं जो मुद्रा से की जाती हैं, पैसे से की जाती हैं, या ऐसी क्रियाएं जो मुद्रा के बिना की जाती हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। इसका मतलब जो पीगू की डेफिनेशन की जो कमी थी कि उन्होंने केवल मनी से होने वाली एक्टिविटीज़ को ही अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया था, यहाँ पे सैमुअल्सन ने उनकी उस कमी को भी दूर किया है और बार्टर इकानमी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी अपनी डेफिनेशन में शामिल कर लिया। एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब जो समाज में और एक व्यक्ति अपने स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को किस तरह से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर इस्तेमाल करता है, ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। ओवर द टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट लाइन आपकी कह रही है वो कह रही है कि वर्तमान की बात तो है ही, वर्तमान में जो हमारे पास स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पे खर्च करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। साथ ही साथ यही बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो रिसोर्सेज डेवलप होंगे उनको हम कैसे कंजम्पशन पे, उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करेंगे, लोगों के बीच में एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में, ये भी इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है। इस तरह से सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में वर्तमान की बात की है, भविष्य की बात की है, भविष्य का मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात की है, और भविष्य में भी हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे इसकी बात की है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है। अगर इसको हम कोरिलेट करेंगे प्लानिंग से तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। हम 5 साल की प्लानिंग करते हैं, हम 10 साल की प्लानिंग करते हैं, हम 20 साल की प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कैसे डेवलप करेंगे, उनको हम समाज के ऊपर कैसे खर्च करेंगे, लोगों की जो नीड्स हैं, जो सोशल नीड्स हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, ये सब इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, जो कि पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशंस में शामिल है। और इस तरह से इन्होंने इकोनॉमिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन डेवलप करने का कोशिश किया और इकोनॉमिक्स को लोगों के मन में एक बेहतर साइंस के रूप में, सोशल साइंस के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। तो ये चारों टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस जो थी, वेल्थ रिलेटेड, वेलफेयर रिलेटेड, स्कैर्सिटी रिलेटेड और ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आपको नज़र आता है तो आप कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए। नोट आप करते जाइएगा, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।